हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग जो आप लोगों का क्लास 10 मैथ है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है, तो आप लोग जम के मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगला टॉपर आप लोगों को ही बनना है। ठीक है, हम लोग सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग जो मैथ है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जैसे एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए यानी कि गुणनफल, यानी कि गुणनफल क्या होता है। आपके पास ऑप्शन भी है, देखो ऑप्शन आपके पास ए यानी कि सदैव परिमेय संख्या, V सदैव अपरिमेय संख्या, C परिमेय या अपरिमेय संख्या, D आपका एक। तो मैं आपको बता दूं जो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है वो होता है सदैव अपरिमेय संख्या। क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रहेगा ना, कभी भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। अब आप लोगों को मेहनत करना होगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, k का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो आप लोग बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो यहां आपका एक क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, यानी कि 3x² - 6x एंड प्लस k। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए a क्या है, v क्या है, c क्या है, तो आप लोग जानते होंगे a क्या है, x² का जो ये आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 एंड v आपका क्या है, ये जो आपका x के आगे -6 लिखा हुआ है। एंड आपका c क्या है, c आपका जो k लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से आपको a v c सभी की वैल्यू पता चल गई ना। और अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई तो फिर बहुत आसान होगा। और यहां देखो लिखा हुआ है मूल समान है, यानी कि जो यहां विविक्तर होगा वो शून्य होगा। विविक्तर, विविक्तर जिसे d लिखा जाता है, d बराबर 0। तो यहां एक फार्मूला होता है d बराबर d बराबर b² - 4ac। तो b² - 4ac ये बराबर क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा। अब आप a v सभी की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या है, -6 का वर्ग कर लो, एंड -4 इंटू a की वैल्यू आपका 3 है, इंटू c की वैल्यू k है, बराबर 0। और यहां से 6 यानी कि 6 का आप जब वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ -12k हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ से -12k हो जाएगा बराबर, इधर देखो प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा 36। और k बराबर अगर वैल्यू बात की जाए तो -36 बट्टे -12 बराबर 3। यानी कि जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कैसे आया, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि k की जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। 3 आपका ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, केवल आप लोग मेहनत कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि अगर आप टॉपर बनोगे आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा, साथ में हमारे चैनल का भी नाम होगा। तो थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, आपके पास समय है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका बिंदुओं, ठीक है, -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे जो दोनों बिंदु हैं उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला होता है। अगर मैथ में आपको फार्मूला नहीं पता तो फिर आप मैथ के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। मैथ में फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका निर्देशांक दिया हुआ है, तो यहां अगर बात की जाए तो निर्देशांक में x1 क्या है, x1 जो आपका ये दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं, इसमें x1 क्या है, -2 है, और x2 क्या है, देखो ये जो -2 आगे वाले दोनों जो हैं वो आपके x1 x2 हैं, -2 हैं। और y1 क्या है, y1 आपका 6 है, एंड y2 क्या है, y2 आपका 10 है। ठीक है, अगर इतना आप जानते हो तो फिर अब बात आ जाती है फार्मूला का।
फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग जाना मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप लोगों को लिखना है सूत्र जो आप लोगों का है वो क्या है, x1 प्लस x2 बटे में 2 तथा y1 प्लस y2 बटे में 2। इन्हीं दोनों की जो वैल्यू आएगी वही एक निर्देशांक बन जाएगा। कैसे, देखो x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है -2 इक्वल टू -4 बटे 2 और -4 बटे 2 इक्वल टू 2 यानी कि माइनस में 2 आएगा। अब यहाँ कॉमा लगा दो। y1 की वैल्यू हमारी क्या है, y1 की वैल्यू हमारी 6 है प्लस y2 की 10। सारी चीजें मैंने ऊपर लिख दिया है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। और अपान 2 और यहाँ से हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखो 10 और 6 16 बटे 2 इक्वल टू 8 आया। तो यानी कि 8 और -2, तो ये जो आपका 8 और -2 है 8 यानी कि जो आपका -2 और कॉमा 8 यही आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या होगा, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक वो होगा -2, 8। बस यही तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाओ, -2, 8 जहां भी हो आप टिक मार दो, -2, 8। तो ये आप लोग ऐसे सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। ना सॉल्व कर पाओ तो फिर कमेंट करो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। देखो अगर 60 3 बार दिया हुआ तो इसी में से कोई सही है, चाहे साइन 60 डिग्री हो, चाहे कॉस 60 डिग्री हो, चाहे tan 60 डिग्री हो। ये तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। सॉल्व कैसे करोगे, इसमें आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है तभी आप लगा पाओगे। तो इसको आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को ऐसे उतार लो जैसा दिया हुआ है। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस इतना सिंपल सा सवाल है। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। पहले करना क्या है, सबसे पहले यहां देखो, आप बराबर लगाओ। यहाँ 2 इंटू tan जो 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/√3, ठीक है, ये होता है। और बटे में 1 आपका है प्लस tan 30 डिग्री वही होगा 1/√3, लेकिन यहां हमें इसका वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, वर्ग, ठीक है। तो यहां एक बार मैं और बराबर लगाता हूं। यहां जब इसका 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और /√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां जब आपका ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो आपका ब्रैकेट है ये जब खुलेगा तो आप लोगों का ये हो जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि ये आपका वर्ग हो जाएगा। तो √3 का वर्ग होता है 3 और 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये आपका है 2/√3 और ये आप लोग जब ये ऊपर वाला, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 1 4 यानी कि 4/3, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसका बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई कराना है, अंदर वाले का अंदर से। तो यहां आप लोगों का क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आपको किससे कराना है, जो आप लोगों का ये दिया हुआ इनका होगा 2 × 3, ठीक है। ये 2 × 3 और यहाँ जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है। इतना तो समझ में आया। यहाँ आप लोग समझो, यहाँ से आपका ये 2 हो जाएगा और यहाँ आप लोगों को ये 2 हो गया। अब एक बात समझना है, कैसे आप लोग निकालोगे ये समझो। अब ज्यादा मैं आपको नहीं बताता। देखो यहां से आपकी ये 3 बचा, 3 और बटे नीचे में क्या बचा, √3 × 2, ये आपका 2 बचा। बस इतना आपका बचा। एक बात समझो, मैं आपको पूरा निचोड़ समझा देता हूं। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आए, देखो जो 3 होता है, जो आपका 3 होता है ना, जो आपका 3, इसे आप लिख सकते हो √3 × √3, यानी कि 2 बार आप रूट कर सकते हो। इस केवल 3 लिखा हो, जैसे ये जो आपका लिखा हुआ है इसे हम √3 × √3 लिख सकते हैं, जो ये हमारा 3 लिखा हुआ है। और बटे में हम लोग जो हमारा है √3 × 2, यहां से हमारा √3 से √3 कट जाएगा और बराबर मुझे मिलेगा √3/2।
दो, रूट 3/2। अब आप लोग बताओ ये रूट 3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का होता है ना, याद होगा आपको, पूरा याद करना है त्रिकोणमिति टेबल। तो जो आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है वही होता है आपका रूट 3/2। ये आपका बहुविकल्पीय में आता है। इतना हार्ड क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में आएगा, देख सकते हो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो को आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा हुआ है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान नहीं है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत कितने, यानी कि अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें दिया क्या है, जो आप लोगों का त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो समझना है आप लोगों को। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन सा है? देखो, ए आपका ऑप्शन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। यहां दिया गया है जो वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, जिसे आप क्या लिख सकते हो, आर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों का जो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, समझना, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं, वो है आपका 2 गुणे आपकी जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुना होता है त्रिज्या का, जो व्यास उसका होता है। अब एक बात याद रखना, जो वर्ग का विकर्ण होता है, क्या होता है? वर्ग का विकर्ण वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। मैं वर्ग के विकर्ण की बात कर रहा हूं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण वो किसके बराबर होता है? वृत्त की त्रिज्या का, नहीं सॉरी, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक है, इतना समझ में आया? ध्यान से समझो, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो बराबर होता है वृत्त की व्यास का। अब वर्ग का विकर्ण हमें पता चल गया कि इतना ही होगा, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बराबर है, जितना इसका व्यास है उतना वर्ग का विकर्ण भी होगा। अब अगर इतना आपको पता चल गया तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण, अब देखो विकर्ण हमें पता चल गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप डालो, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर आपका क्या दिया हुआ है? वर्ग का विकर्ण हमें पता है ना, वर्ग, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। देख लो क्षेत्रफल तो अभी ज्ञात हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को माइंड इसमें लगाना है, वर्ग का विकर्ण का आपको वर्ग कर लेना है। ठीक है, वर्ग करने के बाद आपको नीचे 2 लगा देना है, 2 से भाग कर देना है। तो वर्ग का जो विकर्ण हमारा दिया हुआ है 16 का वर्ग करना है बटे 2, क्योंकि हमें 16 है। यहां 16 का जब वर्ग करोगे तो 256 बटे में 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा आपको ज्ञात करना था। थोड़ा सा समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, काफी आसान है, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही है। कौन सा आंसर होगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहां आपको कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्या भी दी हुई है हमें कितना? 6 सेंटीमीटर। तो फिर आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 214/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लगेगा ये आपको मैं बताता हूं। देखो, इसमें आप में त्रिज्या दिया हुआ है तो सीधा मैं लगाता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, देख सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मैंने पढ़ाया है,
थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी चीजें हमें दी हुई है। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है ये 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है 22/60 इंटू हमारा 6 इंटू 6। 2 बार मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि हमें त्रिज्या का वर्ग करना है, चाहे आप उसे वर्ग लगा दो चाहे 2 बार लिख दो, ठीक है। अब देखो यहां से आपका ये 6 जाएगा 6 बार, यहां से एक 6 कट जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपकी वैल्यू हो जाएगी 132/7, ठीक है। ये वाला आपके सामने आंसर लिखा हुआ है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अगर हो तो क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो आपको याद होना चाहिए स्क्वायर लगा होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आप समझ लो, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 की एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा, या फिर आयतन क्या है। देखो एक ठोस है, उसकी एक आकृति है और उस आकृति को दूसरे आकृति में रूपांतरित कर दिया गया, तो आकृति का आयतन क्या होगा? ए ऑप्शन है आपका बढ़ेगा, बी घटेगा, या सी 2 गुना, या फिर डी पहले की जैसा समान। देखो उसमें ना कुछ निकाला गया है ना कुछ बढ़ाया गया है। अगर एक घन है तो उसे शंकु बना दिया गया है, शंकु है तो उसे बेलन बना दिया गया है, लेकिन जितना था उतना का तो भाई कुछ नहीं बदलेगा, पहले के समान रहेगा, ठीक है। जब कुछ हटाया गया नहीं तो उसका वेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा पहले के जैसा रहेगा। तो ये हमारा टॉप 7 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो और सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हमारा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहां क्या लिखा हुआ अति लघुत्तरीय में कि ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक समीकरणों का युग्म, यहां आपका समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत, संगत है या फिर असंगत, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख डालो। हमारा समीकरण क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है 2x - 3y = 8। चलो 8 दिया हुआ तो मैं इसको -8 लिख लेता हूं, ठीक है, बराबर 0। हमें बराबर 0 रखना है क्योंकि इधर +8 है तो इधर जाएगा -8 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 4x - 6y और ये हो जाएगा इधर +9 है तो इधर हो जाएगा -9 बराबर 0। मैंने दोनों तरफ बराबर कर लिया क्योंकि बराबर 0 के कर लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको बराबर 0 कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब आपको इसकी तुलना करनी है, इसकी तुलना किससे करनी है? ये 1x + v 1y + c1, ठीक है, c1 बराबर 0 तथा a2x + v2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, आपको तुलना इसी से करना है। तो अगर आप इससे तुलना करोगे तो यहां आपको a1 v1 ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो यहां हमारा a1 क्या है? a1 जो आपका x का गुणांक है ये x1 है, यानी कि a1 है। a2 क्या है? a2 आपका नीचे वाला जो x का गुणांक है ये 4 है। अब b1 क्या है? b1 जो आपका y का गुणांक है वो आपका 3 है। एंड v2 आपका क्या है? v2 हमारा आपका -3 है ना, ये आपका -3 है, देखो आगे माइनस लगा हुआ है तो ये -3 और ये आपका -6 है, ठीक है। और c1 जो हमारा है वो -8 है और c2 जो हमारा है वो आपका -9 है, जो ये आपका है, ठीक है, अचर पद है। तो ये आप लोगों का हो गया, हमें a1 v1 a2 v2 ये सारी चीजें पता चल गई। अब आपको क्या करना है आगे? देखो आगे आपको a1/a2 करना है, a1/a2। तो a1/a2 यानी कि 2 आपका a1 है बटे 4, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2। अब b1/v2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -3/-6, ये भी हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ c1/c2 क्या है? c1/c2 यानी कि -8/-9। यहाँ आपको क्या पता चला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/v2।
A1/A2 या देखो 1/2 1/2 ये दोनों बराबर हैं, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो C1/C2 ये क्या है, बराबर नहीं है। देख सकते हो आपके सामने है, तो ये बराबर नहीं है। तो जो दिया गया समीकरण युग्म होगा, जो दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण युग्म जो है कैसा होगा, असंगत है। कैसा है, असंगत है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, याद करना है, थोड़ा सा आप लोगों को इसको बार बार रिवीजन करना है। मैथ अगर आप जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको ये बताता हूं, मैथ को आप 1-2 घंटे रिवीजन कर लिया करो। लाइक आप जैसे खेलते हो वैसे मैथ को रिवीजन करो, एक खेल की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो समझो। आपका लिखा हुआ है cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आपको 1 के बराबर करना होगा, इसका मान आपको 1 के बराबर करना होगा। जैसे आप लोगों को कैसे बताया जाए, जैसे आपका दिया हुआ है यहां cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। जैसे कॉस आपको देखो 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 18 के बराबर हो जाए, तो अगर हम -72 डिग्री कर लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। और आप याद रखना हमें इतना ही घटाना, जैसे ये नीचे वाला जितना लिखा हुआ है उतना ही यहां लिखना पड़ेगा, तभी आपका 1 के बराबर आएगा। ये sin 72 डिग्री है। अब देखो कॉस ये 90 है, ये थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा हमारा 72 डिग्री है, नीचे भी साइन 72 डिग्री है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, दिसुम 1 हो जाएगा ना। तो भाई ऐसे आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस आपके अति लघुत्तरीय में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब हम लोग अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है। क्या करना है, हमें एक वृत्त जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जितना पढ़ाया जा रहा है वीडियो को लास्ट तक देखोगे, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे समझोगे, रिवीजन करोगे, तो फिर आप लोग एक ना एक दिन आप लोग बहुत अच्छे मार्क मैथ में अचीव करोगे। अगर लगातार बोर्ड एग्जाम तक पढ़ोगे तब, ठीक है। सारी चीजें आप लगातार करो, एक भी दिन आप छोड़ो मत, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां लिखा हुआ है कि आप लोग इसको कैसे करोगे, दिया हमें क्या है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, ठीक है। हमें दिया क्या है, वृत्त की परिधि। तो दिया है बच्चा बाल्टी, वृत्त नहीं दिया है, लिख दें, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की जो परिधि दिया हुआ है, और रुको थोड़ा सा आप समझो, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πr बराबर हमारा यही 2πr हमें दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अभी हम r की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप 2πr में नीचे एक बार लिख देता हूं, यह हमें दिया हुआ है 22। अब यहां से अगर आप r पूछा जाए, r की वैल्यू क्या होगा, तो देखो एक तो आपका 22 दिया हुआ है, ठीक है, 22, ओके। अब एक आपका देखो जो आप लोगों का पाई का मान है वो मतलब नीचे आएगा, तो ये आप लोगों का पाई का मान कैसे रखोगे, ये आप लोगों का नीचे आ जाएगा, दोनों यहां आपका पाई आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी कि जो आप लोगों का 2 है ये भी आ जाएगा। तो यहां r बराबर आपका हो जाएगा 22। अब 22 है तो फिर आप एक बात समझो, जैसे आपका दिया है, आपका यह हुआ है 22/2π। देखो यहां से मैं 22 ऐसे रखूंगा, 2 ऐसे रखूंगा। अब ये जो आप लोगों का है, इससे मैं पाई का जो आपका पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। समझ में आया, ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये मैं कैसे लिख सकता हूं, 22/2 इंटू आपका 7/22, 22 से 22 कट जाएगा। यहां से जो r की वैल्यू आएगी
वो आएगी 7/2। यहाँ से हमें r की वैल्यू पता चल गई। सबसे बड़ी बात तो हमें यहाँ से ये मिला, सेंटीमीटर में है भाई, सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आप हेडिंग डालो, जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो जो चतुर्थांश होता है, एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, 4, और हमें एक का ज्ञात करना है, तो 1/4 कर लेना, πr², ये याद रखना। अब देखो यहां से 1/4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू हमारा दिया हुआ है 7/2, त्रिज्या 7/2, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 से आप 7 काट दो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, यहां आपका एक बार से ये 11 हो जाएगा, इतना आ गया ना। अब फिर आगे हमें कैसे करना है, अब आपका कोई नहीं करेगा, ये 11 सत्ते 77, ये जो 11 है का 7 से मल्टीप्लाई, और ये 2 आपका और 4 8। आप इतना पे आंसर लिख सकते हो, हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगेगा। और इसे अगर आप भाग देना चाहते हो तो 9×8 = यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्षेत्रफल, और किसका हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ये है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ का भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यानी कि एक एक चैप्टर का, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, सारे का स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारा आएगा लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप लोग पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन को जितनी ध्यान से पढ़ोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को, केवल पढ़ना नहीं है, उसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, लिखा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो। कैसे ज्ञात करोगे, माना जो एक संख्या x है, मान लो, क्या मान लो, माना जो एक, हमें 2 संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले आप माना एक संख्या कहो, एक, माना एक संख्या x है, क्या है, x है। अगर माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ा सा माइंड लगाओ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ा सा आप लोग सोचो, दूसरी संख्या क्या हो सकती है। देखो अगर दोनों का योग हमारा 27 है यानी कि 27 है, तो दूसरी संख्या अगर हम 27 में से x घटा दें तो हमें दूसरी संख्या पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी कुल योग है 27, तो 27 में से जो संख्या मैंने माना है उसे घटा देंगे तो हमारी दोनों संख्या पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, तब जो संख्याओं का गुणनफल, तब जो संख्याएं हैं या संख्याओं का गुणनफल, अब संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना, तो यहां आप लोग दोनों संख्या को गुणा कर लो, x में आप 27 - x का मल्टीप्लाई कर लो, और हमारा ये 182 दिया ही है, क्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल, और यहां से आपका हो जाएगा 27x और -x²। इसको आप मतलब एक सेट में कर लो, जैसे इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, x² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ आपका ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 27x, और ये हमारा प्लस में है 182। कुछ इस टाइप से आपका एक समीकरण बन जाएगा बराबर 0। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 27 आना चाहिए, गुणा करने पर 182। तो कैसे बनाओगे, थोड़ा सा आप लोग सोचो, फिर आपका बन जाएगा। तो अगर आप 14 में 13 जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 13 में अगर आप 14 जोड़ दो तो फिर आपका फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे अगर आप गुणा करना चाहो 14 और 13 का, तो
ये हो जाएगा 42 एंड ये हो जाएगा 14 यानी कि 2 8 1 यानी कि 182। तो मैंने गुणा किया तो 182 आ गया और जोड़ने पर तो आपको पता ही है 27 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x एंड प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो यानी कि x माइनस 14 एंड यहाँ से 13 कॉमन ले लो यानी कि x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 13, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों संख्या आपको मिल गई। अगर आप x माइनस 13 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 13, और अगर आप x माइनस 14 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 14, यानी कि 13 और 14 हमें मिल गया। तो आप यहां क्या कह सकते हो, पहली संख्या आप 13 अथवा 14, देखो पहली संख्या को आप ये चाहे पहली संख्या मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे दूसरी संख्या इसको, पहली संख्या इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान है, मुझे पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई ना, तो यहां आप लोगों को लिखना है यदि जो पहली संख्या आपने 14 को माना है, 14, तो दूसरी संख्या 13 होगी, 13 होगी, ठीक है, होगी। और यदि आपने पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पहली संख्या मान सकते हो, पहली संख्या आपने क्या माना, 13 है, 13, तो जो आपका दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या वो क्या होगा, 14 होगी। बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना बार बार रिवीजन करने का। तो हम लोग एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लिखा क्या है क्वेश्चन में कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा, और भवन के शिखर यानी कि भवन का जो छत है उसके शिखर, ठीक है, यानी कि छत यानी कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जो केबल टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो फिर हम लोग सब कुछ देखेंगे फिगर के साथ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने माना है कि माना जो AV है एक केबल टावर है, सब आपको मानना पड़ेगा, आपको मतलब सारी चीजें मानना है। जैसे आपका जो केबल टावर है वो आपको AV मानना है। तो जैसे मैं एक केबल टावर माना लेता हूं ये, ठीक है, स्केल की सहायता से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाना। यहां हमारा AV क्या है, एक केबल टावर है, ठीक है, AV है। चलो ध्यान में आया। अब फिर क्या कह रहा है, उसी धरातल में एक भवन CD है। यहां आपको एक भवन बना लेना है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है, जैसे इसके मतलब शिखर से आपको ले जाना है ना, तो ये आपका इतना ऊंचा कर लो बस, ठीक है। समझना ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। ये CD है, CD हमारा कितना है, 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर। अब देखो ध्यान में क्या रखना है कि इसको आप मिला दो, कोई दिक्कत है नहीं, धरातल को मिला दो जैसे पृथ्वी होता है वैसे, और इसको आप डॉट लाइन कर दो, इसको आप थोड़ा थोड़ा डॉट लाइन की तरह कर दो, ठीक है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि भवन के शिखर C से क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा CE है। ये CE एक रेखा है, C एंड E मैंने मान लिया, इसके धरातल के समांतर है, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, जो भवन के शिखर C से, जो भवन का शिखर है, यहां मैं थोड़ा सा आपके साथ लिखता हूं, जो भवन का शिखर C से, यानी कि जो C है, C से क्या है, केबल टावर के शिखर, जो आपका भवन का शिखर जो है, केबल टावर के शिखर A का उन्नयन कोण। अब देखो यहां जो भवन के शिखर से जो केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको पता है, तो यहां आप लोग लिख लो, जो आप लोगों का भवन के शिखर C से
उन्नयन कोण आपका क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं फिगर से ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। देखो इसको आप यहां से मिला लेना है, ठीक है, यहां से ये उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखता है, ठीक है, और यहां आपका जो उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमारा कोण ये क्या है, सी है। तो यहां आप लोगों को लिखना है जो उन्नयन कोण होगा वो आप लोगों का कोण ए सी ई बराबर 60 डिग्री। ये कोण बनाता है ना ये ऐसे एक ए सी ई, तो ये 60 डिग्री है। और ये जो आपका इसका अवनमन कोण, ये नीचे का अवनमन कोण, नीचे जब देखो तो वो अवनमन होता है। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा है भैया कितना, देख लो सारी चीजें यहाँ दी हुई है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। वो 60 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री। तो यहां से आपको मैंने लिख दिया। अब आप यहां लिख सकते हो जो केबल टावर के पाद वी का अवनमन कोण है, सीधा आप लिख दो अवनमन कोण जो होगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण मैं सीधा लिख देता हूं। अवनमन कोण मतलब ये जो आपका दिया हुआ है, तो ये भी आप लिखोगे क्या, जो ई है एंड सी है एंड वी है, यानी कोण ई आपका नहीं, हाँ ई सी वी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, तो फिर आपको समझो सारी चीजें समझ में आ गया। यहां से जो थोड़ा सा एक बात याद रखना है कि जो ईवी है, ईवी ये बराबर होगा सी डी के 7 मीटर के। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो ईवी है ये बराबर होगा सी डी हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर, क्योंकि इसके बराबर है जस्ट EVCD, तो इसीलिए इसको मान लिया गया कितना होगा। अब आपको अब समकोण त्रिभुज, अब आपको एक त्रिभुज लेना है। अब आपको क्या लेना है, समकोण त्रिभुज BEC में, VEC में, तो VEC यानी कि आपका VEC, तो आप लोग यहां tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इक्वल टू आपका जो मतलब tan में क्या होता है आपको बताया गया है ना, थोड़ा सा समझा दे, यानी कि LAL बटे के यानी कि लाल बटा कक्का। तो tan में लंब बटे आधार होगा, तो यहाँ आपका लंब बटे आधार यानी कि ये जो आपका BEC है, तो इसमें लंब और आधार क्या है, तो इसमें जो आपका लंब है वो EV है, क्या है EV लंब, तो EV और आधार आपका क्या है CE, क्या है CE। तो अब यहां से इसकी वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और यहां से आपका ये 7 दिया हुआ है और CE हमें दिया नहीं है, तो यहां से आपका CE जो होगा वो भी 7 मीटर ही होगा। क्या होगा 7 मीटर। अब CE की वैल्यू पता चल गई हमें, तो भाई ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई, पूरे टावर की ऊंचाई, ये जो पूरा टावर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें CE पता चल गया ये चीज। अब आपको लेना है पुनः आपको एक और समकोण त्रिभुज लेना है, पुनः आपको लेना है क्या, जो आपका समकोण त्रिभुज AEC में, AEC में, यहां भी आप tan अप्लाई करो, यानी कि tan यहां 60 डिग्री होगा, एक वैल्यू आपका 45 डिग्री था, एक 60 डिग्री है, तो यहां आपका है AE, ये एंड E एंड C, तो इसमें लंब क्या होगा, लंब आपका ये E होगा, जो ये E है, और आधार क्या है, आधार आपको पता होगा यही है नीचे वाला CE, तो AE बटे CE, तो यहां से 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहां से AE, और इसकी वैल्यू हमें 7 दी हुई है, यानी कि AE जो होगा वो बराबर होगा 7√3 मीटर। अब एक बात समझो, हमें ये ई पता चल गया, ये है 7√3 मीटर, तो हम पूरा निकाल सकते हैं ना। पूरा कैसे निकालेंगे, जो आपका केबल टावर की ऊंचाई आप कैसे निकालोगे, केबल टावर की ऊंचाई आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। जो आपका केबल टावर है, अब हमें बहुत आसान हो गया, केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे,
ये हमें दिया है ना, ये आपका आपका आप जोड़ लो। जो आपका एवी पूरा ज्ञात करना है तो एई प्लस ईवी कर लो, ठीक है। जो आपका एई है प्लस ईवी कर लो, हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। हमने जैसे ये ज्ञात किया वैसे बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का जो होगा 7√3 प्लस 7, तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर। बस यही हो जाएगा पूरे केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।